खुशी से रंज का बदला यहां नहीं मिलता, वो मिल गए तो मुझे आसमां नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, 17 सितंबर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मोदी के भविष्य पर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे बने हैं मानो नरेंद्र मोदी अपनी सियासत की आखिरी पारी खेल रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने इस महीने की शुरुआत में ही ऐलान किया था कि वो जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। अब माना जा रहा है कि 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन पर राहुल एक धमाकेदार सरप्राइज नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं। इसमें वाराणसी से नरेंद्र मोदी की संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय बार बार जीत का दावा कर रहे हैं। इधर मोदी की पीएम की कुर्सी पर खतरा भी अब तक बरकरार है और इसके सबूत खुद मोदी ने 11 सितंबर को दे दिए, जब आरएसएस प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को एक आलेख उन्होंने लिखा, जिसे कई अखबारों ने छापा है, जिसके बारे में मोदी ने खुद पोस्ट में जानकारी दी कि मां भारती की सेवा में सदैव तत्पर मोहन जी के 75वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर मैंने उनके प्रेरक व्यक्तित्व को लेकर अपनी भावनाएं रखी हैं। मैं उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। जिन मोहन भागवत के साथ सत्ता संभालने के बाद से मोदी की दूरियां दिखाई दे रही थीं, अब वही दूरियां नजदीकियों में बदलने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक चुनाव हारने पर, मणिपुर न जाने पर या खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने पर मोदी की खूब खिंचाई मोहन भागवत ने की थी, आपको याद होगा। उन्हीं भागवत के लिए मोदी ने तारीफों के जो पुल बांधे हैं, उसे अब आम बोलचाल में मक्खन लगाना कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि मोदी को अपनी कुर्सी पर खतरा दिख रहा है। आपको याद होगा दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के समय दावा किया था कि 17 सितंबर 2025 को जब नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएंगे तो पीएम पद से उन्हें हटना पड़ेगा और अमित शाह उनकी जगह पीएम बन सकते हैं। इधर मोहन भागवत ने भी कहा था कि 75 के होने पर शॉल ओढ़कर किनारे हो जाना चाहिए। शायद इन्हीं सब बातों से मोदी को भागवत की लल्लो चप्पो करने की जरूरत पड़ी। मोदी के साथ साथ बीजेपी के कई नेताओं ने यही काम किया, खासकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जो इस समय एक्सटेंशन पर अपने पद पर बैठे हुए हैं। नड्डा भी कह चुके हैं कि बीजेपी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि उसे संघ की जरूरत ही नहीं है। तो अब अचानक मोदी को और पूरी बीजेपी को संघ की जरूरत आखिर क्यों महसूस हो रही है, ये सवाल भी उठ रहे हैं और इनका सीधा सा जवाब यही है कि वोट चोरी के मुद्दे सहित भ्रष्टाचार, महिलाओं का अपमान, संवैधानिक संस्थाओं के जरिए मनमानी करना, इन सब पर बीजेपी की पोल खुल चुकी है। 2 महीने में होने वाले बिहार विधानसभा में जो चुनाव होंगे, उस चुनाव में इस बार बीजेपी को हार नजर आ रही है। मोदी बिहार पहुंचेंगे, इससे पहले ही तेजस्वी यादव 16 तारीख से एक नई यात्रा पर निकल जाएंगे। इस यात्रा को बिहार अधिकार यात्रा का नाम दिया जाएगा और इसमें उन सारे जिलों में तेजस्वी जाएंगे जहां वोटर अधिकार यात्रा के वक्त नहीं जा पाए थे। बिहार में इंडिया गठबंधन की मजबूत पकड़ जो है वो पहले से ही ज्यादा हो चुकी है, यानी कि इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है और अब मोदी, शाह, नड्डा तमाम नेता एक के बाद एक बिहार पहुंच रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन पर बढ़त बनाने में बीजेपी नाकाम लग रही है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान दोनों को एक साथ संभालना बीजेपी के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। इधर मोदी ने मणिपुर जाकर कांग्रेस के उठाए मुद्दों को दबाने की या उनका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन 2.5 साल बाद केवल 3 घंटों के लिए मणिपुर जाकर मोदी ने नाराजगी की आग को और भड़का दिया है, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी 3 घंटे समय बिताने के लिए मणिपुर आए थे। यानी मोदी अपने हर फैसले में नाकाम और गलत साबित हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी और समझेंगे कि कैसे उनका हर फैसला नए सवाल खड़े कर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस बार किस अंदाज में बीजेपी पर बम गिराने वाले हैं राहुल गांधी। वोट चोरी पर राहुल गांधी अब क्या खुलासा करेंगे, इस पर बीजेपी की धड़कनें तेज हो गई हैं।
पिछले खुलासे के जवाब तो बीजेपी आज तक नहीं दे पाई। अलबत्ता राहुल गांधी ने खुलासा विदेशी ताकतों के कहने पर किया। ऐसी फेक न्यूज सोशल मीडिया पर चलाई गई और उसमें भी बीजेपी फंस गई। अब राहुल गांधी कौन सा नया खुलासा करने वाले हैं, इसे लेकर बीजेपी का डर बढ़ रहा है, खासकर वाराणसी को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर अब नया अपडेट सामने आया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी 17 तारीख को यानी मोदी के जन्मदिन पर अपनी कथित वोट चोरी का दूसरा भाग उजागर कर सकते हैं। शायद यही राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हो। सूत्रों का कहना है कि राहुल 17 सितंबर को जो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे उसमें फिर कुछ नए खुलासे होंगे, जिनका संबंध हरियाणा विधानसभा चुनाव और वाराणसी लोकसभा सीट के चुनाव परिणामों से हो सकता है। राहुल गांधी के करीबियों के मुताबिक पूरे देश में कुल 48 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस का मानना है कि इन सीटों पर उसकी हार वोट चोरी के जरिए हुई है। इसमें पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है, जिस पर यूपी कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अजय राय मोदी के मुकाबले खड़े थे और उनका दावा था कि शुरुआती दौर में उन्होंने बढ़त बनाई थी, लेकिन बाद में मोदी को जिताया गया। अजय राय ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वाराणसी की वोट चोरी का खुलासा भी राहुल गांधी के एजेंडे में है। इधर राहुल गांधी की टीम हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी अध्ययन कर रही है, जहां बहुत सीटों पर बेहद मामूली अंतर से कांग्रेस हारी थी। खबर यह भी है कि वोट चोरी के खुलासे के लिए राहुल की हरियाणा में एक बड़ी रैली का प्लान भी बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने पिछला एटम बम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़ा था, अब वो सीधे जनता के सामने ये खुलासे करने वाले हैं। 17 सितंबर को अगर वाकई राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा और यूपी की वाराणसी सीट पर वोट चोरी का बम फोड़ते हैं, तब बीजेपी के पैर पूरी तरह उखड़ जाएंगे। वैसे भी खून और पानी की राजनीति में मोदी और शाह फंस गए हैं। वह पहले चीन पर मोदी ने जनता को जो कहा उस पर अमल नहीं किया। गलवान के बाद जनता से कहा कि चीन के सामान का बहिष्कार होगा, लेकिन खुद चीन जाकर आ गए और अब व्यापार के नए रास्ते बन रहे हैं। इसी तरह पहलगाम के बाद पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाने की बात मोदी ने कही थी, लेकिन अमित शाह के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच नया खेल शुरू हो गया है। दोस्तों देखिए जरा ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के स्टेडियम में एशिया कप का मुकाबला खेला गया और इसके साथ ही मोदी के राष्ट्रवाद की पोल पूरी तरह खुल गई। आपको याद होगा कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया था। मोदी ने तब कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन जब खबर आई कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान मैच खेलेंगे, तभी से कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी समेत कई दलों ने सवाल उठाए कि क्या पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाना चाहिए। आम जनता ने भी इस बारे में सवाल किए, जिसका जवाब बीजेपी नेताओं से देते नहीं बना। बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा ने कहा है कि खून और पानी की बात कही थी, खून और क्रिकेट की बात नहीं। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुत सी टीमें जिस टूर्नामेंट में रहती हैं वहां हम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि पॉइंट कट जाते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर का यह तर्क खोखला साबित हो गया, क्योंकि 1986 में श्रीलंका के साथ राजनीतिक तनाव के कारण भारत ने श्रीलंका में आयोजित एशिया कप का बहिष्कार किया। 1990 में पाकिस्तान ने भी एशिया कप का बहिष्कार किया क्योंकि इसकी मेजबानी भारत में हुई थी। 1993 में भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण एशिया कप रद्द कर दिया गया और 2008 में भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से अपना नाम वापस ले लिया था। बीजेपी के नेता किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ खेलने के फैसले को गलत नहीं बता रहे, क्योंकि सवाल अमित शाह और जय शाह का है। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, और क्रिकेट में सबसे ज्यादा कमाई के मौके भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होते हैं उसी से मिलते हैं। इसमें जिन टीवी चैनलों पर मैच आता है उन्हें विज्ञापनों से अरबों की कमाई होती है और यही आयोजक कई तरह से बीजेपी को चंदा भी देते हैं। जाहिर है कि जय शाह इस मौके को कतई नहीं छोड़ना चाहते और ना मोदी उन पर कोई रोक लगा रहे हैं। मोदी ने पहले कहा था कि मेरे खून में व्यापार है, आप याद कीजिए, और ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा था कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। इस बार मोदी की पहले वाली बात सही लग रही है। अगर मोदी किसी भी तरह पाकिस्तान से मैच खेलने पर रोक लगा देते तो इससे उनकी गिरती हुई छवि मजबूत हो सकती थी, लेकिन इस समय मोदी जो भी फैसले ले रहे हैं सबसे नुकसान दिख रहा है, सब में नुकसान दिख रहा है। बिहार चुनाव के पहले बीजेपी के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। दोस्तों, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सबके बार बार बिहार के चक्कर लग रहे हैं।
एक तरफ वोट चोरी के मामले में बीजेपी फंसी हुई है तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे का पेंच सुलझाने की चुनौती है। बीजेपी नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच 100 से 102 या 103 सीटों की बराबरी की हिस्सेदारी हो जाए। इसके बाद चिराग पासवान को 20-25 सीटें मिलें और बची सीटों पर हम समेत यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा समेत अन्य छोटे दलों का बंटवारा हो जाए। अगर बीजेपी की सीट बंटवारे की योजना कामयाब होती है तब भी सीएम की कुर्सी को लेकर पेंच फंसा रहेगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेताओं की दावेदारी है तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी सीएम की कुर्सी से कम कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार तो सीएम बने रहने के लिए ही एनडीए में शामिल हुए तो वो भी इस कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे, यानी एनडीए में एक के बाद दूसरा झगड़े का प्लॉट तैयार हो चुका है। हालांकि सीएम की कुर्सी के लिए झगड़े की नौबत तभी आएगी जब एनडीए को बहुमत मिलेगा। फिलहाल तेजस्वी यादव ने एनडीए का रथ रोकने की तैयारी कर ली है। इसी महीने की 16 तारीख को तेजस्वी यादव फिर से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा। जरा सुनिए तेजस्वी यादव को। यात्रा हम लोगों की 16 से शुरुआत हो रही है और जो बाकी के जिले जो बच गए थे, पिछले बार लगभग हम लोगों ने 20 से ऊपर जिलों में हम लोगों का यात्रा रहा था, तो जो बाकी जो बचे जिले हैं वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और अपनी बात को जो है जनता के समक्ष जो है रखेंगे। तो इसलिए ये यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं ताकि जिन जिलों में नहीं जा पाए थे वहाँ भी जाकर अपनी बात को रखें। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध से लोग परेशान हैं। प्रदेश में जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, जनता निराश और मौजूदा सरकार से गुस्से में है। विपक्ष तो बार बार चेतावनी देकर बता रहा है कि आखिर किस वजह से जनता में नाराजगी है, लेकिन इसकी जगह बीजेपी ध्यान भटकाने की रणनीति पर काम कर रही है, या कहें तो राजनीति कर रही है। 17 सितंबर को गया जी जाकर मां का पिंडदान भी नरेंद्र मोदी की राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पितृपक्ष का ऐसा सियासी उपयोग मोदी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अभी 3 सितंबर को ही मोदी की मां को गाली के नाम पर बीजेपी ने जो बिहार बंद का प्रयोग किया था, उसकी नाकामी से भी बीजेपी सीख नहीं ले रही है और ऐसे में यह धारणा मजबूत हो रही है कि क्या वाकई में मोदी की राजनीति के आखिरी दिन चल रहे हैं। खैर, शायर फानी बदायूनी ने ठीक ही फरमाया है, मजाज और हकीकत कुछ और है, यानी मजाज और हकीकत कुछ और है, यानी तेरी निगाह से तेरा बयान नहीं मिलता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।